हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन के ऊपर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक डीप डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोगों ने उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज किया था, उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझा था, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के यूसेज के बारे में, ये सब कुछ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि इससे पहले कि आप ये अपडेट वाला वीडियो देखें, वो वीडियो को देख के आप इसके बिजनेस मॉडल को पूरा समझ लें। उसका मैं लिंक अपने आई बटन में ऊपर में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको क्या होगा, पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में नवीन का पता चल जाएगा। इस वाले वीडियो में अभी जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आया है, हम उसको एनालाइज करेंगे और कौन कौन में मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट वो आपको अगर प्रॉपरली समझना है तो उसके लिए आपको बिजनेस मॉडल पूरा समझ में आना चाहिए। इसलिए आप पहले अच्छा से वो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, बिजनेस मॉडल को समझ लीजिए, तब अपडेट देखिएगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। अगर पहले से आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, समझा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नवीन फ्लोरिन के बारे में। थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगा नवीन फ्लोरिन के बिजनेस के बारे में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एनालिसिस पार्ट। तो नवीन फ्लोरिन के बारे में अगर बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके जो है वो काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। नवीन फ्लोरिन क्या करती है, ये फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में, यानी फ्लोरीन से रिलेटेड जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं वो बनाती है। फिर ये सीडीएमओ स्पेस में भी है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी ये लोग करते हैं इनोवेटर कंपनीज के लिए। और ये लोग रेफ्रिजरेंट गैस भी बनाते हैं। तो ये तीन मेन एक्चुअली इनका डिवीजन है जहां पर ये लोग काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, इंक्लूडिंग द ग्लोबल इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कौन होते हैं, जो कि रिसर्च करते हैं दवाइयों के बारे में या एग्रोकेमिकल्स के बारे में। ऐसी कंपनीज को हम लोग इनोवेटर्स बोलते हैं। तो बड़े बड़े इनोवेटर कंपनीज क्या करते हैं, रिसर्च करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मेदारी नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी को दे देते हैं। They are one of the largest integrated specialty fluorochemical company in India. Over 50 years of expertise in handling fluorine. Built India's only plant with high pressure fluorination capability. तो इनके पास इंडिया का एकमात्र प्लांट है जो हाई प्रेशर फ्लोरिनेशन के कैपेबिलिटी से चलता है, और उसमें CGMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस भी इन्होंने पूरा कर रखा है अपने क्रैम्स बिजनेस में। दे आर पाइनियर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और उनको रिस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। ना, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफिकेशन? ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन होता है जो बताता है कि इनके प्लांट्स में सब कुछ बहुत साफ सफाई से काम होता है और खतरा एकदम नहीं के बराबर है, यानी जो एक्सीडेंट होने का खतरा है वो एकदम नहीं के बराबर है। इनके बिजनेस मॉडल को देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल। केमिकल कॉम्प्लेक्स इनका सूरत में है, जो कि स्प्रेड है 135 एकर्स में। इसमें ये लोग क्या क्या रेफ्रिजरेंट गैस बनाते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स बनाते हैं और स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं। CGMP कंप्लायंट फैसिलिटी है जैसे मैंने बताया, और नया ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट दहेज में आ रहा है। रॉ मटेरियल लोग कहां से लाते हैं? दे हैव बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर रॉ मटेरियल थ्रू 25% जॉइंट वेंचर पार्टनर। इनका एक जॉइंट वेंचर पार्टनर है, उनसे उनके थ्रू ये लोग को रॉ मटेरियल मिलता है। तो इनका मेन रॉ मटेरियल क्या होता है? फ्लोर स्पार, वो मेन रॉ मटेरियल है। सो इज द ओनली फ्लोर स्पार बेनेडिक्शन कंपनी इंडिया, यानी इंडिया में सिर्फ एकमात्र कंपनी नवीन फ्लोरिन है जिसके पास खुद का फ्लोर स्पार माइंस है, और किसी के पास नहीं। तो जितना इनको अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर से मिल पाता है मिल जाता है। बाद बाकी इन लोगों ने डाइवर्सिफाई कर रखा है अपना सोर्सिंग ऑफ फ्लोर स्पार को अवे फ्रॉम चाइना, यानी चाइना पे ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इनके फ्लोरिनेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो पाइनियर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस, यानी रेफ्रिजरेंट गैस मैन्युफैक्चरिंग में दे आर वन ऑफ द पाइनियर्स। ओवर 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनको हैंडलिंग में, फ्लोरिन केमिस्ट्री में। एक्सटेंसिव एक्सपर्टाइज है इनको स्पेशलिटी फ्लोरिन केमिस्ट्री, यानी फ्लोरिन के जरिए स्पेशलिटी केमिकल बनाने में भी इनको काफी एक्सपर्टाइज है। स्टेट ऑफ आर्ट R&D फैसिलिटी इनके पास है। DSIR अप्रूव्ड R&D सेंटर इनके पास, सपोर्ट्स इन प्रोडक्ट एडिशन एंड प्रोसेस एफिशिएंसी। देन R&D स्ट्रेंथ ऑगमेंटेड बाय मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स एक्विजिशन। यानी क्या हुआ था, मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स को इन लोगों ने एक्वायर किया था,
और इसी कंपनी के तहत ये लोग सारा क्रैम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इसी कंपनी के तहत लेते हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास पहले से वो सारे अप्रूवल्स थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो इसको अक्वायर करने से इनको बैठे बैठाए सारे अप्रूवल्स ऑटोमेटिक मिल गए। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने बिजनेस के बारे में जाना कि क्या ये लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, रॉ मटेरियल क्या है, हल्का सा जाना। पर अगर आपको पूरा जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जो हमने डीप डाइव एनालिसिस किया था उसको आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका जो अभी रिजल्ट आया Q1 का वो कैसा आया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी फिलहाल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सितंबर 22 का रिजल्ट आ चुका है। तो सेल्स इनका 419 करोड़ हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो पिछले क्वार्टर में 398 करोड़ था, तो वहां से सेल्स थोड़ा सा बढ़ा है। अगर हम सितंबर टू सितंबर भी कंपेयर करें तो पिछले साल ये 339 करोड़ था, वहां से बढ़ के 419 करोड़ हुआ है। उसके पहले वाले सितंबर में देखें या प्री कोविड वाले सितंबर में भी देखें तो सब जगह सेल्स थोड़ा सा कम था। तो यानी सेल्स इनका जेन्युइनली इंप्रूव हुआ है, कोई एडहॉक एक क्वार्टर का बात नहीं है। हर हर सितंबर टू सितंबर आप देखो सेल्स बढ़ते जा रहा है, और ओवर द डिफरेंट क्वार्टर्स भी आप देखेंगे तो सेल्स इनका रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन, यानी बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनका जो नॉर्मल मार्जिन हुआ करता है, जैसे सितंबर में देखो 28% था, उसके पहले 25 25 25 था, फिर 26 25 24 25 26, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज हम मान के चले तो 25% का मार्जिन इनका रहना चाहिए। थोड़ा 1% इधर उधर चलता है, बट इस बार मार्जिन पूरा डिप होके 22% हो गया। तो ये समझेंगे हम लोग किस लिए ये मार्जिन अचानक से इतना गिर गया, क्या कारण है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अदर इनकम इनका देखो वही 12 11 करोड़ रहता है, वही है। इंटरेस्ट का बर्डन थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि पहले ये डेट फ्री कंपनी हुआ करती थी, अभी ये काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने डेट भी लिया है, जिसके वजह से इंटरेस्ट का बर्डन आ गया है। तो 4 करोड़ रुपया क्वार्टर का, यानी 16 करोड़ रुपया साल का इंटरेस्ट बर्डन करीब करीब बनता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 18 करोड़ हो गया, तो डेप्रिसिएशन जो नॉर्मली 11 12 करोड़ रहता है अभी 18 करोड़ हो गया। तो इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ गया, डेप्रिसिएशन का भी खर्चा बढ़ गया। ये अपने आप में दिखा रहा है कि कंपनी में कुछ बड़े एक्सपेंशन हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हुआ, कंपनी को डेट लेना पड़ा, और डेट लेके जब ये एक्सपैंड कर रहे हैं तो वहां पर इंटरेस्ट का बर्डन आ रहा है। दूसरा चीज, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का ब्लॉक बढ़ रहा है, तो डिप्रिसिएशन का भी खर्चा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 12 करोड़ से 18 करोड़ हो गया डिप्रिसिएशन। और यही कारण है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो डायरेक्टली गिर के 83 करोड़ हो गया। और 30% का टैक्स देने के बाद 58 करोड़ रुपीस इनका नेट प्रॉफिट बचा, विच कम्स टू 11.67 ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर 11 रुपया 67 पैसा आया, जो कि पिछले सितंबर में 12 रुपया 77 पैसा था। उसके पहले वाले सितंबर में 13 रुपया 70 पैसा था। तो यानी पहले बिक्री भले ही कम हो रहा था, ठीक है, आप कंपेयर करो, बिक्री टॉप लाइन बहुत कम था, बट क्योंकि मार्जिन वेर हाई, पहला कारण। ठीक है, मार्जिन 28% 25% का था जो गिर के 22 हो गया, पहला कारण। दूसरा, पहले इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं था और डिप्रिसिएशन भी कम था। अभी इंटरेस्ट का बर्डन भी आ गया, डिप्रिसिएशन का बर्डन भी आ गया, इस वजह से अर्निंग पर शेयर गिर गया। तो दैट इज नॉर्मल, ये बिजनेस का रूल होता है कि जब भी कंपनी या कोई भी बिजनेस एक बड़ा एक्सपेंशन करता है तो 2 3 क्वार्टर उसको इस तरह के नंबर्स फेस करने पड़ते हैं। एकदम कॉमन सेंस का बात है कि अभी इन लोगों ने एक प्लांट का एक्सपेंशन किया है। तो प्लांट का एक्सपेंशन करने के बाद क्या होता है कि रिवेन्यू तो इमीडिएटली प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, रिवेन्यू इमीडिएटली बढ़ना चालू नहीं हो जाता, पर खर्चा तो क्या है, डे वन से चालू हो जाता है। चाहे आप इंटरेस्ट का खर्चा बोले, लेबर एक्सपेंसेस बोले, या अदर एक्सपेंसेस बोले, वो सारा डे वन से चालू हो जाता है। पर जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसको जनरेट करने में 1 2 क्वार्टर का टाइम लग जाता है। तो वही फेज से अभी ये कंपनी गुजर रही है, और इसीलिए ये सितंबर का रिजल्ट थोड़ा सा ऐसा डिप होता हुआ दिख रहा है। बट कारण जो है, इसको एज एन एनालिस्ट हमें समझना होगा कि क्या कारण है कि नंबर डिप हुआ। चलिए, ये तो मेरा प्रोस्पेक्टिव था जो मुझे मैंने बताया कि एक्सपेंशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये नंबर डिप हुआ। अब समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या बोलना है, मैनेजमेंट ने क्या कहा है अपने कॉन कॉल में कि क्यों इनके नंबर्स थोड़े से डिप कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर रखा है कि नवीन फ्लोरिन के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या बोला है। तो रिवेन्यू तो 23.7% ईयर ऑन ईयर अप था, और 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप था। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन 56.2% था,
जो 116 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर अप है, एंड 206 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है। ग्रॉस मार्जिन और स्टैंड अलोन बिजनेस जो है वो इंक्रीज हुआ। ये जो ग्रॉस मार्जिन है स्टैंड अलोन बिजनेस का बात हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ क्यों? ड्यू टू बेटर प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो रहा है। यानी प्रोडक्ट मिक्स बेटर होने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऐसे प्रोडक्ट का बिक्री हो रहा है जिसमें मार्जिन आर हायर, आपके सारे प्रोडक्ट्स में सेम मार्जिन नहीं होता है इफ यू आर अ बिजनेसमैन। तो जब हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिकने लगता है तो उसका इंपैक्ट ग्रॉस मार्जिन पे आता है। उसी को बोलते हैं कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है, यानी हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं। तो उसके वजह से स्टैंड अलोन लेवल पे यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। एंड प्राइस इंक्रीज इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इन हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, और कुछ हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जो है उसमें प्राइस हाइक भी इन्होंने लिया है, और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में भी कुछ प्रोडक्ट्स में इनको प्राइस हाइक मिला है, विच इज अ गुड साइन। Despite achieving the improved gross margin, EBITDA margin contracted by 245 basis point। तो ये समझना होगा कि हमने ग्रॉस मार्जिन अच्छा किया, उसके बाद भी EBITDA मार्जिन क्यों कम हो गया? ईयर ऑन ईयर 245 बेसिस पॉइंट का मतलब है 2.45%, और 255 बेसिस पॉइंट गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और गिर के 22.4% आ गया, जैसा कि अभी हम लोगों ने वहां भी देखा था। लोएस्ट सिंस मार्च 2019। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ? रीजन देखिए, ड्यू टू हायर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑन रिसेंटली कमीशन्ड कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोफ्लोरोऑल्फिन्स। यानी जो हाइड्रोफ्लोरोऑल्फिन्स बनाने के लिए इन लोगों ने नया कैपेसिटी लगाया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो कैपेसिटी जैसे ही लगा खर्चा तो डे वन से चालू हो गया, जैसे मैंने बताया। लेबर तो ऑलरेडी आपको आपको वहां पर जो लेबर अपॉइंट करना है उसको तो शुरू से ही अपॉइंट करना है, तो वो सारा चीज तो डे वन से ही चालू हो गया आपका। आपने लोन लेके ये कैपेसिटी लगाया, लोन का इंटरेस्ट फर्स्ट डे से ही चालू हो गया, तो ये सारे खर्चा आपका इमीडिएटली चालू हो गया, तो उसके वजह से क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हायर हो गया। Further, higher energy, freight cost and CSR expenses due to timing resulted in other expenses। तो अदर एक्सपेंसेस भी हाई हो गया, क्यों? क्योंकि एनर्जी कॉस्ट अभी बढ़ा हुआ है ना, हम लोग जानते हैं गैस का दाम बढ़ा हुआ है, हम लोग जानते हैं क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, फ्रेट कॉस्ट आर हाई, और सीएसआर एक्सपेंसेस की कुछ टाइमिंग के वजह से वहां पर भी अदर हायर एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। ईएसओपी इन्होंने 1,55,000 शेयर ऑफर किया है एमडी को और 3 सीईओ को। अब देखते हैं एचएफओ, जो एचएफओ का मतलब हाइड्रोफ्लोरोऑल्फिन्स, जो ये नया प्रोडक्ट ये लोग लाए हैं उसका अपडेट देखते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आता है? हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में आता है, सेगमेंट में आता है बिजनेस का। तो एचपीपी ग्रू 76% ईयर ऑन ईयर एंड 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन Q2 FY23 टू 2.1 बिलियन। ठीक है। The company has commenced commercial production of HFO post successful supply of commercial trials। यानी जो हाइड्रोफ्लोरोऑल्फिन्स जो प्रोडक्ट ये लोग नया बनाए हैं उसका कुछ कमर्शियल ट्रायल्स के लिए इन्होंने प्रोडक्ट सप्लाई किया था, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट ऑलरेडी पसंद आ चुका है एंड दे हैव गिवन अप्रूवल। उसके बाद इन लोगों ने कमर्शियल प्रोडक्शन अब चालू कर दिया। As per management, the customer has validated the product specification for the requisite batch quantity on agreed parameters. The company has sourcing contract for key raw material with one of the supplier of HFO। अब HFO बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए इन्होंने एक सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भैया हमारे को जितना भी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, आप एक पर्टिकुलर रेट इन लोगों ने आपस में कुछ अग्रीमेंट किया होगा उसमें आप दोगे। प्रॉब्लम क्या हुआ, द प्लांट ऑफ द सप्लायर, यानी जो सप्लायर इनको सप्लाई करने वाला था उनका उनका खुद का अपना एक प्लांट आने वाला था जिसके जरिए वो सप्लाई करने वाले थे, पर वो प्लांट एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर 2021 से चालू हो जाएगा, बट स्टार्टेड लेट, पर वो प्लांट दिसंबर 2021 तक वो सप्लायर चालू नहीं कर पाया। ड्यू टू विच द नवीन प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल ऑन स्पॉट, जिसके वजह से नवीन फ्लोरिन को क्या करना पड़ा, रॉ मटेरियल को बाजार से स्पॉट प्राइस में खरीदना पड़ा, बिकॉज ऑफ विच उनको हाई प्राइस देना पड़ा और मार्जिन उनका हर्ट हुआ। ठीक है, अगर वो सप्लायर का दिसंबर 2021 में प्लांट चालू हो जाता और उससे सप्लाई आना चालू हो जाता सही रेट पे, तो ये मार्जिन पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता। इट एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस फुल रॉ मटेरियल सप्लाईज फ्रॉम दिसंबर 22। तो सप्लायर ने कहा है दिसंबर 22 से आपको सारा रॉ मटेरियल का सप्लाई हम करना चालू कर देंगे, तो आपको रिक्विजिट रेट पे आपको मिलेगा, तो आपका मार्जिन दोबारा से ठीक हो जाएगा। अर्लियर
at time of agreement, Naveen signed to revise प्राइस फॉर नेक्स्ट ईयर इन सितंबर मंथ एवरी ईयर। तो नवीन ने एग्रीमेंट किया था कि हम हर साल सितंबर में प्राइस को रिवाइज करेंगे, पर बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो एंड वोलेटिलिटी इन द मार्केट, इट इज इन डिस्कशन फेज टू रिवाइज प्राइसेस क्वार्टरली, हाफ ईयर और या हाफ ईयरली बेसिस। यानी क्योंकि अभी रॉ मटेरियल का प्राइसेस भी काफी बढ़ा हुआ है और ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है दिन, तो नवीन ने अपने सप्लायर को बोला देखो, अपने डिसाइड किए थे कि हर सितंबर में अपने प्राइस को रिवाइज करेंगे, पर क्योंकि मार्केट इतना वोलाटाइल है, हम लोग एक काम करेंगे, हर क्वार्टर में या हाफ ईयरली बेसिस पे प्राइस को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, ना सप्लायर को नुकसान होगा ना इनको नुकसान होगा। नहीं तो क्या होगा, अचानक से अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जो सप्लायर है उसको भयंकर नुकसान हो जाएगा। अगर वो पुराने रेट में बेचता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर बहुत ज्यादा गिर गया और हायर रेट पे नवीन को खरीदना पड़ा तो नवीन को नुकसान हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हर क्वार्टर में या हाफ ईयर में प्राइस को रिवाइज कर लिया जाए। तो इस बारे में वो अपने सप्लायर से बात करें। तो इट एक्सपेक्ट्स टू रिवाइज प्राइसेस बाय 15 to 20% नेक्स्ट ईयर। आते हैं रेफ्रिजरेंट और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के बारे में बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है। Growth was driven by higher volumes and strong pricing in inorganic fluorides and refrigerant gas. तो रेफ्रिजरेंट गैस मार्केट में ग्लोबल लेवल में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट गैस के जो सप्लायर्स है वो लोग अपने प्लांट को शट डाउन कर रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन इश्यूज, और नया कोई कैपेसिटी आ नहीं रहा है। और दूसरे तरफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एसी रेफ्रिजरेटर इनका डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो उनका डिमांड बढ़ने से रेफ्रिजरेंट गैस का डिमांड ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है। तो डिमांड इज वेरी हाई एंड न्यू सप्लाई इज नॉट कमिंग, तो देयर इज अ गैप। और इस गैप की वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस आर हायर। उसका बेनिफिट नवीन को मिल रहा है क्योंकि दे आर वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस। द कंपनी इज एडिंग कैपेसिटी, ये कंपनी अपना कैपेसिटी ऐड कर रही है फॉर R32 विथ केपेक्स ऑफ 800 मिलियन, 80 करोड़ का केपेक्स कर रही है R32 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उसका रेवेन्यू पोटेंशियल ₹2 बिलियन है, यानी 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ सकता है। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू कमीशन बाई अप्रैल 23 एंड फुल रैप अप इन करंट ईयर 24, यानी 23 तक ये प्लांट चालू हो जाएगा और अपना हाईएस्ट कैपेसिटी पे पहुंचने में हो सकता है करंट ईयर 24 में पहुंचे। एज द अपॉर्चुनिटीज आर ग्रोइंग, मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन एडिंग कैपेसिटी। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और नया सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इनको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि ये लोग सप्लाई बढ़ा के मार्केट में ज्यादा R32 गैस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। The company expect price of MDC would soften as new chloromethane capacities are coming. तो क्योंकि नया क्लोरोमीथेन कैपेसिटी आ रहा है तो एमडीसी का प्राइसेस आगे चल के थोड़ा सा गिर सकता है। तो नवीन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्लोरोमीथेन, तो वो भी डिसाइड कर रहा है कि क्लोरोमीथेन में कुछ इन्वेस्टमेंट करके कैपेसिटी बढ़ाया जाए। फ्रॉम रॉ मटेरियल, नवीन इज ऑल्सो प्लानिंग टू ऐड कैपेसिटी ऑफ AHF। तो AHF इनके लिए वन ऑफ द रॉ मटेरियल है, अनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिन, ऐसा है। ठीक है, तो AHF का कैपेसिटी ये लोग बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा सा और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ये लोग हो जाए, एंड इट इज गोइंग टू बी यूज्ड मेजरली इन प्रोडक्ट्स गोइंग टू बी एडेड इन फ्यूचर। यानी AHF जो होगा ये इनके लिए रॉ मटेरियल होगा, आगे ये लोग कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और लॉन्च करने वाले, नए नए इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लॉन्च करने वाले हैं, उसमें AHF का रिक्वायरमेंट आएगा। So it is also debottlenecking AHF capacity by 15 to 20% in next quarter. तो 15 से 20% कैपेसिटी हाइक होगा। नवीन में also look for upstream investment in refrigerant business to add की स्टार्टिंग मटेरियल, यानी अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करेगा रेफ्रिजरेशन बिजनेस में और की स्टार्टिंग मटेरियल भी खुद ही बनाने का कोशिश करेगा। स्पेशलिटी केमिकल्स का बात करें तो कंपनी मेंटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन स्पेशलिटी केमिकल्स। द रेवेन्यू इन स्पेशलिटी केमिकल्स ग्रू बाय 45% ईयर ऑन ईयर, 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स। Management says growth in this business is driven by and continue to be driven by significant improvement in new business pipeline। यानी जो भी नया नया पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट्स है, जो नए बिजनेस आ रहे हैं, उसमें काफी अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। इस वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है बिजनेस में, और आगे क्योंकि नया पाइपलाइन में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, ये ग्रोथ बरकरार रहेगा। नवीन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ ग्रोथ इन दिस सेगमेंट। Plant currently is running at 70-75% capacity. Management says that capex of some projects has been finalized while others are in process. क्रैम्स बिजनेस का बात करते हैं जिसको अभी CDMO कहते हैं। इसका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। अगर मैं अपने पिछले कॉन कॉल का बात करूं तो मैनेजमेंट ने कहा था कि इसका बिजनेस डिक्लाइन क्यों हो रहा है,
क्योंकि सीडीएमओ में ये लोग जो ड्रग्स बनाते हैं या मेडिसिन बनाते हैं, वो एआरवी ड्रग्स बनाते हैं। तो एआरवी का डिमांड अचानक से कोविड के जाने के बाद अचानक से एकदम आसमान से जमीन पे आ गया, और जो स्टॉकिस्ट लोग हैं उनके पास भर भर के इन्वेंट्री पड़ा हुआ है एआरवी का। तो जब तक वो खाली नहीं हो जाता पूरा, तब तक नया कोई डिमांड या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो नवीन का ये वाला जो सेगमेंट एआरवी ड्रग्स ये लोग बनाते थे, वहां पर बिजनेस में काफी बड़ा स्लो डाउन है, उस वजह से रेवेन्यू इतना ज्यादा गिर गया है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ग्रोथ इन सेकेंड हाफ। तो ये लोग बात को मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ से कुछ नए ऑर्डर्स आएंगे सीडीएमओ स्पेस में, तो वहां पर इनको बेनिफिट मिलेगा। देयर वाज सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्लांट ऑडिट्स बाय 2 फार्मा इनोवेटर। तो ये एक अच्छा न्यूज है इनके लिए कि 2 नए फार्मा इनोवेटर कंपनीज ने इनके प्लांट को ऑडिट किया है, और सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है। सक्सेसफुल, वो लोग खुश है प्लांट का ऑडिट करके। तो उनसे अगर कुछ नया सीडीएमओ का बड़ा ऑर्डर आता है, तो सीडीएमओ स्पेस में जो डिक्लाइन देखने मिल रहा है वो ठीक हो जाएगा। इट रिसीव्ड परचेज ऑर्डर ऑफ $16 million टू सप्लाई फॉर लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल फॉर करंट ईयर 23। नवीन हैज टू डिसाइड सप्लाई टाइम। तो इनको कुछ परचेज ऑर्डर भी मिला हुआ है, नवीन अभी इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि कब तक सप्लाई कर पाएगा। द कंपनी इज डूइंग सीडीएमओ बिजनेस विद ग्लोबल इनोवेटर्स ओनली। यानी हम सिर्फ बड़े बड़े ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ ही सीडीएमओ का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का बोलना है, ताकि वहां पर कोई पेमेंट डिफॉल्ट ना हो, वहां पर ऑर्डर मिलने के बाद ऑर्डर कैंसिलेशन का चांसेस ना हो, जिससे हम लोग को नुकसान हो। नवीन इज टारगेटिंग टू अचीव $100 million रेवेन्यू फ्रॉम क्रैम्स पोस्ट FY 25। It's rupees 750 million capex to debottleneck. CGMP3 is on track and is expected to be capitalized by December 22। ठीक है, तो 750 मिलियन यानी कहीं ना कहीं 75 करोड़ का कैपेक्स आ रहा है CGMP3 वाले फैसिलिटी में। वो ट्रैक पे है और दिसंबर 2022 में चालू हो जाएगा। Further, it plans to set up multi-purpose plant, dedicated CGMP4 plant to address the mounting demand। और एक मल्टीपर्पस प्लांट 4 बना रहे हैं लोग, क्योंकि डिमांड अचानक से स्पेशलिटी केमिकल्स का और इन ऑर्गेनिक फ्लोरोकेमिकल्स का काफी बढ़ गया है, तो उसको केटर करने के लिए वो बड़ा एक नया प्लांट बैठा रहे हैं। केपेक्स जो इन्होंने अनाउंस कर रखा है उसका क्या अपडेट है? मल्टीपर्पस प्लांट को लेके मैनेजमेंट का बोलना है, अर्लियर ये लोग अनाउंस कर चुके हैं 1.95 बिलियन का केपेक्स इन एग्रो एंड फार्मा। वो इंटरनल अक्रूवल और डेट से होगा। द प्लांट इज गोइंग टू बी कमीशन इन फेज मैनर। द फर्स्ट फेज इज ऑलरेडी कमीशन एंड सेकेंड इज एक्सपेक्टेड टू कम इन कमिंग मंथ्स। मल्टी ईयर जो अग्रीमेंट ये लोग एग्रोकेमिकल और फ्लोरो इंटरमीडिएट्स के लिए बना रखे हैं, उसका क्या अपडेट है? एग्रोकेमिकल फ्लोरो इंटरमीडिएट 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो कि ₹8 बिलियन का है, with annual peak revenue of 1.5 to 1.7 billion. Capex would be 1.25 billion, including 140 million to expand the treatment plant, effluent treatment plant। तो एक 1.25 बिलियन का मतलब हो गया 1250 करोड़ के आसपास का कुछ केपेक्स है। सॉरी, 125 करोड़, माय मिस्टेक, 1250 नहीं, 125 करोड़ का केपेक्स है, जिसमें 14 करोड़ रुपया एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में खर्चा होगा। Suppliers are expected to commence supply FY 23 में चालू हो जाएगा Q3 से। तो Q3 में ऑलरेडी हम इंटर कर चुके हैं, तो ये सप्लाई बहुत जल्द इसी क्वार्टर से चालू होना, मतलब सप्लाई होना चालू हो जाएगा। मार्जिन्स वुड बी इन लाइन विद दोज ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। नया फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स के बारे में उनका बोलना है, की फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल रहेगा ये। इसमें 540 करोड़ के आसपास का कैपेक्स लगेगा, कैपेसिटी टू कम अप बाय द एंड ऑफ 23, और पूरा यूटिलाइजेशन नेक्स्ट 2 साल में होगा। पीक रेवेन्यू इससे कितना आ सकता है? 600 करोड़ रुपया पीक रेवेन्यू इससे आ सकता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कहा था। अभी अगर मार्केट के बारे में, अगर नवीन के प्राइस और ये सब के बारे में बात करें और थोड़ा सा चार्ट अगर हम लोग देख लें, तो 21,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 4423 का प्राइस है। तो वैल्यूएशन वाइज तो जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है, 79.2 इज क्वाइट एक्सपेंसिव। और डेट इक्विटी 0.31 है, डेट अभी 607 करोड़ का डेट। मार्केट कैप टू सेल्स इज 13.6, रिटर्न ऑन एसेट इज 12.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 19%। ठीक है, तो ये सबको देख के वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, बट अगर आप बिजनेस को डीपली समझेंगे और एनालाइज करेंगे कितना बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो आप समझ पाएंगे कि दिस इज स्टॉक फॉर फ्यूचर।
ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको कभी भी इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो आप अगर इस हाई वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एंट्री लेंगे तो क्या होगा, आप देखिए पेग रेशियो देखो 5.26। तो क्या होगा अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना का पॉइंट ऑफ माइंडसेट से या साल भर के माइंडसेट से भी अगर इसमें एंट्री ले रहे हैं ना, तो वो रिस्क है, क्योंकि देयर इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन। पर अगर आपका 6 साल, 7 साल, 8 साल का लॉन्ग टर्म व्यू है कि कंपनी में जो डेवलपमेंट हो रहा है आने वाले नेक्स्ट 10 साल में कंपनी कहाँ होगी, तो दिस इज कंपनी टू इन्वेस्ट। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट डेवलप हो रहे हैं जो आने वाले 5 साल, 7 साल में इसको एक बहुत बड़ा कंपनी बना सकते हैं, पूरा पॉसिबिलिटी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैनेजमेंट ने अभी कॉन कॉल में कहा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नए रिजल्ट जो कल ही आया था, कल या परसों ही आया था रिजल्ट, वो भी आपके साथ शेयर किया। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है, और कुछ भी और आप देखना चाहेंगे या किस कंपनी पे वीडियो देखना चाहेंगे, सब कमेंट में लिख के बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, नए आए हैं तो शेयर, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को अगर आप नए आए हैं, ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको इमिडिएटली मिलते जाए। पर इमिडिएटली पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना होगा, उसमें ऑल का ऑप्शन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।